नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल खास हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि 4 जून को सुपर 100 का एग्ज़ाम है हमारा, तो पिछले पेपर देख के हमें अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी आज जो हम कर रहे हैं 2021 यानी पिछले साल फिजिक्स के कौन से क्वेश्चन आए, उनको कैसे हल करना है, और बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी मीडियम के लिए खासकर हल किए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, ये तीनों सालों में ही आया है इस टॉपिक पर क्वेश्चन। थोड़ा सा अलग से भी एक अलग वीडियो बनाया जाएगा जिसमें तीनों ये क्वेश्चन करवा के किस तरह से ये हल करना वो भी बताएंगे। तो यहाँ किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 100% वृद्धि की गई, उसके संवेग में कितने वृद्धि हो जाएगी, पहला प्रश्न है। तो आइए पहले मैं गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है वो पता होगा। तो ये 3 सालों में, क्योंकि लगातार क्वेश्चन आ रहा है इसी टॉपिक के ऊपर, तो 2 मिनट लगा लेते हैं कि जो है गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है। गतिज ऊर्जा का सूत्र सबको पता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 12mv²। m वस्तु का द्रव्यमान और v वेग। संवेग का सूत्र क्या है, मोमेंटम का द्रव्यमान गुना में वेग, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर एक बार m से गुणा कर दें और m से भाग कर दें, तो mv क्या, mv सारे की घात क्या हो जाएगी 2 और बटा में 2m। बच्चों, जब मैं पढ़ता था 11वीं में, तब मेरे टीचर ने कहा था कि बेटे ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तब से ये आज तक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है। E = देखो mv हो गया ना, mv होता है p²/2m। तो ये फार्मूला याद रखना, गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच का ये संबंध है। तो अब हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन जो है हमारा, कि अगर 100% गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर दी जाए तो संवेग में कितनी वृद्धि होगी। तो बच्चों, संवेग पहले गतिज ऊर्जा E1 है मान, और संवेग भी P1 है। वृद्धि कितनी हुई 100% की। E1 वृद्धि का मतलब प्लस 100% किसका, E1 का, गतिज ऊर्जा पहले वाली। यानी कि वैसे 100% वृद्धि का मतलब ये होता है कि 2 गुना कर देना। तो जो गतिज ऊर्जा है वो 2 गुना हो गई पहली गतिज ऊर्जा की, E2 बराबर आ गया 2E1। और इस समीकरण को हल करने पर P1 बराबर आ जाता है √2mE1। हाँ, क्योंकि हमें गतिज ऊर्जा नहीं, संवेग पता लगाना है दूसरा, तो इसलिए हमने इस फार्मूले को संवेग के रूप में लिख लिया। इसी तरीके से P2 क्या आ गया, √2mE2। 2 फार्मूले आ गए। हमें देखना है कितने प्रतिशत मोमेंटम में बदलाव आया। बदलाव के लिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, कितना बदलाव हुआ बटा में ओरिजिनल कितना था गुना में 100, P2 - P1 गुना 100 बटा P1। तो दूसरा P2 कितना था, √2mE2 - √2mE1। तो इस तरीके से अब E2 का मान हमें पहले पता है कि 2 गुनी हो गई है, तो 2E1 रख दिया। यहाँ पे E2 की जगह क्या रख दिया, 2E1। और नीचे अब सारा √2mE1 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 1 फालतू, वर्गमूल के नीचे 2, वर्गमूल 2 - 1। अब वर्गमूल 2 का मान होता है 1.414, और तो 1.414 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, 0.41। उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, तो 41.4%, जो कि ऑप्शन बी है। इस टॉपिक का मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा,
3 सालों के क्वेश्चन और 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, कम से कम 5 क्वेश्चन इस तरह के करके जाएं हम, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10 क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बच्चे सारे जब मैंने क्लास में करवाया तो कर दिया था बच्चों ने। एक धावक 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, 2 मिनट में कितने चक्कर हो जाएंगे, या 2 मिनट बाद उसका विस्थापन कितना होगा। इस प्रश्न को हम दूरी भी पूछ सकता है, वो विस्थापन कितना होगा। देखो 40 सेकंड में एक चक्कर, 40 थी 120, यानी कि 2 मिनट के अंदर वो अपने 3 चक्कर पूरे कर चुका होगा। 3 चक्कर पूरा करने का मतलब है कि वो जहाँ से चला वहीं वापस आ गया। इसका मतलब अंतिम बिंदु और आरंभिक बिंदु एक ही हो गए, तो इसलिए विस्थापन 0 हो गया बच्चों। अगर इसी सवाल के अंदर वो दूरी निकालने के लिए कह देता है, विस्थापन तो 0 आ गया, दूरी निकालने के लिए कह देता है, तो पहले आप देखो एक पूरे सर्कल में कितना दूरी होती है, तय कितना होता है, और फिर तो अगर 2πr, अगर वो दूरी निकालने के लिए कहता तो हमें क्या करना पड़ता, 2πr करके उसको 3 से गुना कर देते। और त्रिज्या कितनी है ये भी पता होनी चाहिए, इसलिए उसने त्रिज्या दे रखी थी, r त्रिज्या दे रखी है, 40 सेकंड के अंदर पूरा करता है। तो 2πr गुना में 3, बस दूरी निकालने के लिए कहता तो आंसर में हम कह देते 6πr, क्योंकि उसने त्रिज्या दे नहीं रखी, r दे रखी, तो उत्तर आ जाता 6π अगर दूरी कहता, क्योंकि 3 चक्कर पूरे हो चुके हैं 120 सेकंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती गाड़ी ने ब्रेक लगाकर रोक दी, तो 2 सेकंड में गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। जैसा कि बच्चों मैंने बताया, गति की समीकरणों पे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 9वीं क्लास में गति पाठ से हम ये गति की समीकरणें सीखते हैं 3, v² माइनस u² इजिकल टू 2as, s इजिकल टू ut प्लस हाफ at²। अगर आप NCERT में दी हुई 8 या 10 प्रॉब्लम्स इस टॉपिक की कर लेते हैं तो पूरा चांस है कि आपका ये टॉपिक का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। आइए बिल्कुल इजी वे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा फर्ज होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। इसके लिए 5/18 याद रख लें, या 1000/3600 कर लें, तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई। वेग कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है, आरंभिक वेग। ब्रेक लगाया, इसका मतलब गाड़ी रुक गई, रुकने का मतलब अंतिम वेग 0। हमें आरंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, समय पता है, फिर 2 सेकंड के अंदर उसको रोक दिया ब्रेक लगा के। तो हमारे ये तीनों इक्वेशन में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है त्वरण। तो इन सभी इक्वेशन में सबसे पहले हमें त्वरण चाहिए होती है, तभी हम इन समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन v² माइनस u² इजिकल 2s से ले लो, या v इजिकल u प्लस at से, क्योंकि t दे रखा है, s दे ही नहीं रखा। 2 सेकंड के अंदर गाड़ी रुक गई थी, अंतिम वेग 0 था, 20 की स्पीड से चल रही थी। तो माइनस का मतलब क्या है कि स्पीड कम हुई है, माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइनस दर्शाता है कि गाड़ी का वेग कम होता जा रहा है। पूछा क्या है उसने, पूछा हुआ है तो कितनी दूरी पर जाकर रुकेगी। अब मुझे समीकरण चाहे तो मैं s इजिकल टू ut प्लस हाफ at² का उपयोग कर लूँ, चाहे मैं करूँ v² माइनस u² इजिकल टू 2as, चाहे मैं इस समीकरण का। तो v² गाड़ी रुकी, इसलिए 0 आरंभिक वेग, 2 गुना त्वरण का मान, और s आ गया हल करके 20 मीटर। बच्चों अगर जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं अपने, तो मेरा कोशिश रहेगी कि लाइव क्लासेस में आके लाइव चलाते रहें। लगातार हम सुपर 100 की तैयारी 4 जून तक करते रहें। कुछ ही कम रह गए हैं 1000 सब्सक्राइबर होने से, तो कोशिश करें अपने मित्र से, दोस्त से 1000 सब्सक्राइबर होते ही हम लाइव क्लासेस तैयारी करवाएंगे सुपर 100 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 44वां चौथा क्वेश्चन शुरू हो गया। अच्छा क्वेश्चन है। एक मेज पर रखी वस्तु है, पुस्तक पर F बल आरोपित किया जाता है, तो अभिलंब तथा आरोपित बल के मध्य कोण क्या होगा।
देखो बच्चों, कई सारे बल लग रहे हैं यहाँ पे। एक बल तो वस्तु का वजन यहाँ पर है mg, अभिलंब बल ऊपर है, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं उसके, ये हमारे द्वारा लगाया गया बल है। और एक घर्षण का बल भी लग रहा है, वो लग रहा है इस तरफ। घर्षण के बल को मैं छोटे ऐसे दिखा रहा हूँ। तो अगर बाई चांस वो आरोपित बल और घर्षण के बल में कौन पूछता तो 180 डिग्री होता। इसमें और इसमें कौन पूछ रखा है, ये 90 डिग्री है। इसमें और इसमें भी कौन कितने का है, 90 डिग्री का है। तो इस 180 डिग्री का है। एक जगह मैंने कंपटीशन के सवालों में देखा था, प्रतिक्रिया के बल और भार के बीच में कोण कितना है, वो हो जाएगा 180 डिग्री। वैसे इस प्रश्न का जवाब है 90 डिग्री। ये वाला कोण 90 डिग्री, आरोपित बल और अभिलंब के बीच का कोण। डी घनत्व की वस्तु बच्चों, एक क्वेश्चन आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आ ही रहा है। जैसा कि मैंने एक बड़ा बढ़िया वीडियो बना के दे रखा है एनालिसिस का, उसमें एक प्रश्न लगातार आ रहा है घनत्व वाला। तो आइए घनत्व कहता हूँ आर्किमिडीज के सिद्धांत से ये प्रश्न करना है हमको। डी घनत्व ठोस का भार W है। यदि यह डी घनत्व के द्रव में पूर्णतः डूबी अवस्था में है तो ठोस का आभासी भार क्या होगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों कि जितना भार लिक्विड का बाहर आता है उतना ही भार वस्तु का कम हो जाता है। अगर स्प्रिंग बैलेंस 5 किलो या 5 न्यूटन पड़ रहा है और 3 न्यूटन पड़ रहा है तो इसका मतलब 2 न्यूटन पानी बाहर आ गया है। तो ये चीज़ जिसको समझ आई हुई है उसके लिए सवाल कुछ नहीं, आभासी भार होता है वास्तविक भार माइनस जल का भार जो बाहर आ गया है। तो वास्तविक भार क्या होता है, द्रव्यमान गुना में मास गुना में mg, और मास क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे बड़ा m कर देता हूँ मैं वस्तु का द्रव्यमान और छोटा m कर देता हूँ जो पानी बाहर आया है। तो m क्या हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम तो दोनों का बराबर है, जितना हमने डुबोया उतना ही पानी बाहर आ गया, इसलिए v दोनों तरफ सेम है। तो dvg मैंने ले लिया कॉमन और अंदर रह गया 1 माइनस डी बाई डी। dvg क्या था, वो तो वस्तु का वास्तविक भार था। तो वस्तु के वास्तविक भार का w गुना में 1 माइनस डी बटा डी। छोटा d क्या है, द्रव का घनत्व, और बड़ा d है वस्तु का घनत्व। तो ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं हम। दो वस्तुएं अलग अलग द्रव्यमान वाली गिराई गई तो उनकी त्वरण के बारे में क्या ख्याल है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बच्चों, चाहे वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर अगर मैं यहाँ पे 5 किलो का बाट ले लूँ, एक 2 किलो का, दोनों ग्राउंड दोनों सेम ही समय में नीचे पहुँचेंगे क्योंकि दोनों पर त्वरण समान है। एक्सेलरेशन 9.8 ही है। तो A1 बराबर A2 आएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे गिर रही वस्तु का त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इस टॉपिक का भी क्वेश्चन आ रहा है, इसका भी अलग से वीडियो बना दूंगा। जब भी कोई वस्तु आवेशित आवेश चुंबकीय बल में चुंबकीय क्षेत्र में गुजरता है तो उस पर बल लगता है, और उस बल का सूत्र देख लें, वो अगर आपको आता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। वो सूत्र होता है F बराबर क्यू आवेश, वस्तु का आवेश है, उसका वेग b और साइन थीटा, क्यू बी साइन थीटा। अगर आवेश शून्य है तो बल शून्य हो जाएगा, अगर वस्तु रुकी हुई है तो भी बल शून्य हो जाएगा। तो इसने पूछा थीटा वेग से प्रवेश करता है तो गलत कथन चुनिए। तो यदि 90 डिग्री पर जाता है तो वो घूमने लग जाता है वृत्ताकार पाथ में, और उसकी त्रिज्या यही होती है mv बाई क्यू। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है। ऑप्शन 4 गलत कथन है। तो थीटा 90 डिग्री है तो वृत्तीय गति तो है, लेकिन जो उसकी आवृत्ति है चाल पर निर्भर नहीं करती है भी। आवृत्ति होती है 1/1 टाइम पीरियड। ये +2 का टॉपिक है बच्चों, फिर भी जो जितना समझाना था F = क्यू वी बी साइन थीटा, वहाँ से मैंने बता दिया कि निर्भर करती है। यहाँ ये सूत्र दे दिए मैंने आवृत्ति का। अगर टाइम पीरियड का पूछता तो टाइम पीरियड का होता हमारे पास 2 पाई mv बाय में क्यू बी। तो यहाँ इस सूत्र में m आ रहा है तो द्रव्यमान पर निर्भर करती है, इसने कहा नहीं करती, तो ये ऑप्शन 4 गलत है। वही उसी टॉपिक फिर क्वेश्चन आ गया, समान चाल से समीकरण वही लिखनी है हमको, F = क्यू वी बी साइन थीटा।
इस बार जब साइन थीटा 90 डिग्री हो जाए तो ये सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाता है, वृत्ताकार पथ में आवेश घूमने लग जाता है। लेकिन ये बल आवेश पर निर्भर करता है, प्लस एक में समान वेग था, समान चुंबकीय क्षेत्र था और आवेश भी समान था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश समान है, परंतु क्या अलग अलग है इनका, साइन अलग है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस क्या हुआ है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस क्या हुआ है। तो इसके बारे में क्या चुनना है अपने को, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन ऑप्शन 3 भिन्न भिन्न कोणों पर विक्षेपित होंगे और अंततः पृथक हो जाएंगे। समान कोण पर विक्षेपित होंगे। यहाँ मैंने समझाया है कि जब प्रोटॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, उनकी त्रिज्या भी अलग अलग होगी, तो दोनों अलग अलग कोणों पर विक्षेपित होंगे। अगर त्रिज्या बराबर होती तो ऐसे जाते, लेकिन एक की त्रिज्या बड़ी है, एक की त्रिज्या छोटी है, तो इसलिए अलग अलग कोणों पर विक्षेपित होंगी। प्रश्न नंबर 49 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक प्रकाश की किरण n पर पड़ के ऐसे द्वारा जाती है, ये वाला कोण पता लगाना है। मैं इसका डायग्राम बना के समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में ऐसे है कि ये प्रकाश की किरण आई, टकराई, वापिस गई, ये कोण दे रखा है 30 डिग्री, ये वाला कोण पूछ रखा है। उत्तर तो 60 डिग्री है, परंतु कैसे है 60 डिग्री, सिंपल सी बात है, आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। ये 30 दे रखा था, ये भी 30 हो गया। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, ये 90 हो गए, 30 120, तो इसको 60 होना पड़ेगा। फिर मैं कहूँ ये दोनों कोण बराबर होंगे तो ये 60 डिग्री का उत्तर आ जाएगा, 60 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये गति की समीकरण पर आ गया कि सवाल, ये काफ़ी थोड़ा सा टेढ़ा सवाल था भाई, मेरे को भी एक बार पहले मैं गलत कर बैठा। ये +1 का फिर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर ये सवाल है कि किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है, आइए बोर्ड पे करवा देता हूँ, 50 वर्गमूल 2 दे रखे। किसी भी वस्तु की बोर्ड पे जाना हो तो ये यहाँ से जा सकते हैं। प्लस गतिज ऊर्जा में जो बदलाव होता है, ये बाद वाली गतिज ऊर्जा है। पहले वाली गतिज ऊर्जा बराबर होती है किया गया कार्य के। कार्य बराबर होता है बल गुना में विस्थापन। एक लकड़ी के बॉक्स के ऊपर गोली दागी गई और गोली जब इसको पार निकल ही नहीं पाई, यहाँ जाके रुक गई d दूरी तय करके। इसका मतलब उसकी सारी गतिज ऊर्जा खत्म हो गई और किए गए कार्य में। तो d दूरी तय करके तो जो है सही जगह लेके जाएगा क्या, आरंभिक वेग दे रखा था 50 वर्गमूल 2। ये देखिए, ये मैंने माइनस का निशान क्यों लिया है, क्योंकि बल विपरीत दिशा में है विस्थापन के, उसको रोक रहा है। तो ये अंतिम गतिज ऊर्जा 0 होगी। आरंभिक 50 वर्गमूल 2 दे रखी थी। मैंने पहले हिस्से से पता लगा लिया कि वो प्रतिरोध का बल लकड़ी द्वारा कितना लगाया गया है। F बराबर आ गया 2500, इसका वर्ग हो गया 2500, D नीचे आ गया और M वस्तु का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान। अब दूसरी स्थिति में गोली जब दागी गई तो वो पूरा d डिस्टेंस ना पार करके d/2 डिस्टेंस पार किया उसने। d/2 डिस्टेंस से वो उसकी सारी गतिज ऊर्जा तो खत्म होएगी नहीं, कुछ ना कुछ वेग से वो बाहर निकलेगी। किस वेग से वो बाहर निकलेगी वो पूछ रखा है। तो सूत्र तो वही लगेगा कि गतिज ऊर्जा में बदलाव बराबर होता है किया गया कार्य, लेकिन इस बार कार्य कम हुआ है क्योंकि बल तो उतना ही लगा है, दूरी कम तय हुई है d/2, तो इसलिए d/2। तो इस बार अंतिम वेग 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है, वो हमें पता लगाना है। आरंभिक वेग वही है 50 वर्गमूल 2, तो मैंने 50 वर्गमूल 2 भर दिया। यहाँ F का मान 2500 m/2 जो कि पहली समीकरण से निकाला था, हल कर दिया 2500 m/2 और ये आ जाएगा हमारे पास
5000 माइनस 2500 बराबर 2500 और 50 मीटर पर सेकंड, यानी कि इस बार गोली 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर निकलेगी। तो बच्चों ये नोट्स sciencerena.com पर उपलब्ध है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इनको लिंक में दे दूँगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि लाइव तैयारी करवाने का बहुत मन है, वो तैयारी करवाई जा सके।